नमस्कार बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लेक्चर नंबर 5 की। ओके, 4 तक काम हमने कर लिया था, जिसमें केस 2 तक आपने स्टडी किया था। आइए केस 3 में स्टडी को आगे बढ़ाइए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू या फिर सिचुएशंस रिलेटेड टू चार्ज्ड बॉडी हैंगिंग विथ स्ट्रिंग्स। ओके, स्ट्रिंग के साथ चार्ज बॉडीज हैं, उनको यहाँ पर कुछ चार्जेस हैं, है ना। और हम लोग यहाँ पे इक्वल चार्जेस लेते हैं सिमेट्री के लिए। आपको कभी देगा भी तो इक्वल ही देगा, डोंट वरी। तो इक्वल चार्जेस और हम लोग यहाँ पर सेम चार्ज लेंगे और अपने सिंप्लिसिटी के लिए प्लस चार्ज। ओके, प्लस क्यू। तो प्लस क्यू हम लोग लिए हुए हैं और ये स्ट्रिंग की सहायता से इस तरह से लटका हुआ है। स्ट्रिंग की लेंथ जो एल है ना, ये काफ़ी ज़्यादा है, ये आपको बाद में मेंशन कर दिया जाएगा क्वेश्चन में। तो और क्या होगा कि दोनों चूंकि चार्ज है तो क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। तो ये चार्ज क्या होगा, फैल जाएंगे। चार्ज की वजह से बॉडी क्या होगा, फैल जाएगा। और फैल करके मान लो कि कहीं पर ये इक्विलिब्रियम में आ गया। मतलब क्या होगा कि mg जो इस पर काम करेगा, नीचे की ओर काम करेगा, और टेंशन इधर आएगा, और Fe आपका सीधा आपको रिपेल करेगा ना, तो इस तरफ लग गया। और यही 3 फोर्स इस पर देखिए तो काम कर रहा है। एक रस्सी के द्वारा टेंशन, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, और mg नीचे की तरफ। ओके, इस तरह से है। वही बात इधर भी होगी, लेकिन आप किसी एक को एनालाइज करके इक्वेशन बना सकते हैं यहाँ पे। तो इस टाइप के सिचुएशन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको नीट में भी आया हुआ है, आईआईटी में भी आया हुआ है, फिर कभी भी पूछा जा सकता है। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप जब बुक सॉल्व कर रहे हैं, असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ भी इनसे रिलेटेड बहुत सारे सवालों के जवाब आप दे पाएंगे, अगर आप इसको ठीक से देख लीजिए, समझ लीजिए। तो देखिए, थोड़ा सा फाइल करके यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट में चला गया, ये ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। तो एफ इधर आ गया, ये टी का कंपोनेंट तोड़ के देख लो, इधर आएगा तो टी कॉस थीटा और इस तरफ आएगा तो टी साइन थीटा, सिंपल है। अब ये टी साइन थीटा इस एफ को बैलेंस करेगा और टी कॉस थीटा इस एम जी को बैलेंस करेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है टी साइन थीटा इक्वल टू एफ और टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। यही दो इक्वेशन इनके बनने वाले। अगर आप इनको डिवाइड कर दो तो सीधा है टेन थीटा मिल जाएगा, बहुत आसानी से टेन थीटा मिल जाएगा, एफ ई अपॉन एम जी। अच्छा, यहाँ एफ ई की वैल्यू हमको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो इनके बीच की डिस्टेंस को हमने मान लिया एक्स। ओके, तो एफ ई को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखो ये रहा के इंटू क्यू मतलब क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। सिंपल है ना, के इंटू क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। के हो गया भाई 1/4πε0, ठीक है। तो ये चीज ऐसी हो गई, एफ ई बाई एम जी हो गया। और अगर हमको टेंशन कभी पूछा किसी सवाल में क्या करना है, तो स्क्वायरिंग एडिंग कर देंगे, इसको भी स्क्वायर करेंगे, इसको भी स्क्वायर करेंगे, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ोगे, टी स्क्वायर कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, जानते हो आप। तो टी बन जाएगा रूट अंडर करके इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, वही हमने यहाँ पे लिख दिया है ना, सिंपल है। चलो, ये बातें हो गई। अब अगर कहीं पे हमको टेन थीटा निकालने को आ गया तब क्या करोगे, मतलब थीटा निकालने को आ गया तो टेन थीटा करके हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। टेन थीटा अगर लिखोगे तो क्या होता है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू आ जाएगी x/2। चूंकि देखो पूरा का पूरा था x, उसको आधा करोगे तो हो जाएगा ना x/2, और उसके बाद फिर ये वाली डिस्टेंस आएगी। तो ये वाली डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो ये वाले का स्क्वायर कर लो, एल स्क्वायर माइनस x/2 का होल स्क्वायर और उसका रूट अंडर, वही हो जाएगा ये। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया। तो x/2 ये दूरी हो गई परपेंडिकुलर, और ये वाला हो गया इसका बेस, बेस हो गया रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस x/2 का होल स्क्वायर, दैट इज x²/4, ठीक है। अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे ना तो 4 से यहाँ पे ये 2 बाहर आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 4l² माइनस x² आपको यहाँ पे दिखेगा। टेन थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे हम लोग ये देख लिए कि टेन थीटा जो है आ गया आपको इतना x/√4l² माइनस x², और दिस इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी, है ना। और एफ ई की वैल्यू है ये के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, हमने यहाँ लिख दिया के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, बाय एम जी था, बाय एम जी रख दिया, सही बात। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि ये स्पेशल केस आपको दे देगा क्वेश्चन में, कहेगा कि जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है ना वो बहुत बड़ी है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ये चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है, आपको ठीक से समझ में आए इसलिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा करके दिखाया। लेकिन असल में ये लेंथ जैसे कि मीटर में आ जाएगा, और ये जो आपको फैलेगा ये कुछ सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी छोटा होगा और ये लेंथ एल काफ़ी बड़ा होगा। तो एल मच ग्रेटर देन अगर एक्स हो जाए, ये सिचुएशन आपको दिया हुआ रहेगा, तो देखिए क्या क्या इसमें फिर आपसे पूछने को बन जाता है। तो सीधी सी बात है, अगर ये कंडीशन अप्लाई करते हो तो 4l² काफ़ी ज़्यादा मच लार्जर देन x² होगा। सो 4l² माइनस x² को क्या लिखा जा सकता है, 4l², बिकॉज x² इज वेरी 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 स्मॉलर विद रिस्पेक्ट टू 4l²। तो ये सीधा सीधा ऐसे ही रख देते हैं, है ना। तो 4l² और 4l² का अंडर रूट मारोगे क्या आएगा, 2l आएगा। तो क्या हो गया x/2l आ गया। इधर क्या हो गया, के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर एम जी, सिंपल है।
अब उसके बाद देखिएगा जरा, एक्स एक्स को एक साथ किया हमने, क्या आ गया एक्स क्यूब, बाकी चीज़ों को एक साथ ले जाओ तो 2l इंटू के क्यू स्क्वायर बाई एम जी हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो 2l और k और mg ये सब जो है ना कॉन्स्टेंट्स हैं, ये बदलने वाले नहीं, ठीक ना। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कुछ नहीं होने वाला उसको, k कांस्टेंट 1/4 कुछ नहीं होने वाला उसको, mg वो भी कांस्टेंट है। तो ये क्या होगा ना, एक्स क्यू को आप लिख सकते हो प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर, या फिर कहीं पर अगर क्यू स्क्वायर पूछना हो एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यू। तो इन रिजल्ट्स को थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि ऐसे सिचुएशन जहाँ भी नजर आते हैं आपको, तो इनके बीच का डिस्टेंस जो होता है वो जो भी है एक्स क्यू, दैट इज प्रोपोर्शनल टू क्यू का स्क्वायर, या फिर क्यू स्क्वायर जो कि इसके ऊपर चार्जेस थे क्यू, तो क्यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यू। ओके, और इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, हमने क्यू को लिखना है तो ये स्क्वायर को इधर ले जाओ तो 3/2 हो जाएगा, एक्स की पावर 3/2। ओके, ये वाली बात भी हो, क्यू प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 3/2। अब देखो यहाँ पर क्या पूछता है, कभी कभी कहता है क्या कि यहाँ पर जो चार्ज है, आप जानते हो ना कि किसी बॉडी पर अगर चार्ज रखा हुआ हो तो धीरे धीरे वो चार्ज क्या होता है ना, एटमॉस्फेरिक के थ्रू डिस्चार्ज हो जाता है, वहाँ का चार्ज खत्म हो जाएगा। ओके, जैसे मान लो कि यही हमने प्लास्टिक है, इसी को हमने रब किया थोड़ी देर के लिए, ये चार्ज हो जाएगा। अभी इससे पेपर वेपर थोड़ा बहुत टुकड़ा उठा के देखोगे तो उठ जाएगा, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद अगर देखोगे तो नहीं उठेगा। मतलब क्या हुआ, इस पर जो चार्ज था वो कहीं लीक कर गया है ना, वो एटमॉस्फेयर के थ्रू धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो लीक कर जाता है, तो लीक करने का जो रेट हो गया तो मतलब क्या हो गया, चार्ज कम हो जाएगा। तो उसी से रिलेट करके यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि क्यू प्रोपोर्शनल टू ऐसा हो गया। अब मान लो कि ये जो बॉब्स है ना, इनके चार्ज जो है लीक कर रहे हैं, तो लीक करने का रेट आपको अगर पूछता है तो हम क्या करेंगे, डी क्यू बाई डी टी करेंगे, समय के साथ किस तरह से लीकेज हो रहा है। तो डी क्यू बाई डी टी, इधर भी डिफ्रेंशिएट करना है, इधर भी डिफ्रेंशिएट करना है। तो डी क्यू बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे देखो 3/2 इधर आ गया, एक्स का पावर 3/2 -1 है ना, डिफरेंशिएशन के जो रूल होते हैं उस रूल से हमने डिफरेंशिएट किया, तो हम पाएंगे कि यहाँ पे आ गया एक्स की पावर हाफ, और फिर ये चेन रूल लगेगा क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में हुआ था, करना है टी के रिस्पेक्ट में, तो फिर आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी है ना, और डी एक्स बाई डी टी। अब यहाँ पे यही डी एक्स बाई डी टी को बड़ा इंटरेस्टिंग नाम दिया गया है। एक्स देखो क्या था, इन दोनों के बीच की दूरी, और आप कह रहे हो कि इसमें समय के साथ चेंजिंग आना शुरू हो जाए, क्योंकि देखो चार्ज अगर लीक करेगा तो ये एफ ई कमजोर पड़ जाएगा, और एफ ई अगर कमजोर पड़ेगा तो ये वापस आना शुरू हो जाएगा, मतलब एक्स क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो उसी एक्स में जो कमी आएगी समय के साथ, उसी को नाम देंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो डी एक्स बाई डी टी इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो डी एक्स बाई डी टी को हमने क्या कर दिया, वी ऑफ अप्रोच लिख दिया, और ये 3/2 एक नंबर ही है तो कांस्टेंट में चला गया तो प्रोपोर्शनलिटी रहेगा, और ये 3/2 हटा दो और ये क्या रह गया, रूट एक्स। तो डी क्यू बाई डी टी मतलब रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज, अगर आप ये देखोगे कि किस रेट से यहाँ पे चार्ज जो है वो चेंज हो रहा है, तो वो आप लिखेंगे प्रोपोर्शनल टू वी अप्रोच इनटू रूट एक्स। अब क्वेश्चन में आपको अगर फिर फर्दर ये दिया हो, जो कि दिया हुआ है कई सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, सो आप ध्यान देना, फर्दर आपको ये कहेगा कि ये डी क्यू बाई डी टी जो है ना ये कांस्टेंट है, मतलब रेट ऑफ, इसका मतलब हुआ डी क्यू बाई डी टी कॉन्स्टेंट करने का मतलब रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज इज कॉन्स्टेंट, चार्ज जो लीक कर रहा है ना उसका रेट कांस्टेंट हो गया, डी क्यू बाई डी टी कांस्टेंट हो गया। अगर ये कांस्टेंट हो गया तो ठीक है, फिर ये कांस्टेंट हो गया तो वी अप्रोच इंटू रूट एक्स कांस्टेंट हो गया, तो वी अप्रोच मल्टीप्लाइड बाय रूट एक्स इज कांस्टेंट। तो वी अप्रोच और एक्स में क्या रिलेशन हुआ, प्रोपोर्शनल टू 1/√x हो गया, तो वी अप्रोच प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर को ऊपर ले जाओगे तो -1/2। तो ये वाला क्वेश्चन अभी रिसेंटली ही नीट में पूछा हुआ है, 2 साल पहले, तो आप देखिएगा उसको, ठीक ना, तो ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, और आईआईटी में उससे पहले, ठीक है, पूछा हुआ था। तो इस तरह से, तो ये सारा कंप्लीट एनालिसिस जो है आपको ऐसे तो नहीं पूछता कि पूरा करके दिखाइए, लेकिन जैसे ही आप इस तरह के फिगर को ध्यान में रखिएगा तो आपको ये चीज़ जरूर याद रहना चाहिए कि इसमें जो x और q के बीच का रिलेशन होता है वो ऐसा होता है, ठीक है, और जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और x के बीच का रिलेशन होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें अगर आप याद रखिएगा कि q प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2 और v अप्रोच प्रोपोर्शनल टू x की पावर -1/2, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको देखते ही टिक कर देना है। बाकी जो ये सब छोटा मोटा एफबीडी है तो ये तो आप समझ ही सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, टेंशन इधर लगा, कंपोनेंट को तोड़ा गया और इक्वेशन बैलेंस कर दिया गया। अगर ये लिख दोगे तो ये लिख ही दोगे, और ये लिख दोगे तो फिर ये भी लिख ही सकते हैं, है ना। जहाँ टेन थीटा क्या होगा तो वो यहाँ से दिख ही जाता है ना। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पर आधारित बहुत सारे सवाल रहते हैं, तो उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक अच्छे से समझ लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। तो आइए दोस्तों, इस बहुत ही अच्छे सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल है यहाँ पे, तो इस बहुत ही अच्छे सवाल का जरा आइए हम लोग एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो अक्सर बच्चे लोग ये वाला सवाल लेकर के आपको मिल जाएंगे यहाँ वहाँ पूछते हुए,
तो इसको जरा ठीक से समझिए, देखिए क्या कह रहा है। अभी जो स्ट्रिंग वाला केस बताया कुछ उसी से मिलता जुलता है। तो कैसे क्या डील करना है, पहले सवाल जरा समझ लें। कहता है क्या, टू आइडेंटिकल बॉल्स हैं, ईच हैविंग ए डेंसिटी रो। ओके, दो बॉल्स हैं, देख रहे हो आप, दोनों बॉल की डेंसिटी जो आइडेंटिकल है उनकी डेंसिटी आपको कह रहा है रो, तो मैंने साइड में लिख दिया रो इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉल। ठीक है, रो इज द डेंसिटी ऑफ बॉल। आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, देख सकते हैं कॉमन पॉइंट से सस्पेंड किया गया, बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स, ये स्ट्रिंग इंसुलेटिंग है, ऑफ इक्वल लेंथ। ओके, सिंपल है, अब कुछ भी लेंथ होगा उसकी जरूरत नहीं है, जस्ट कोई भी लेंथ होगा। बोथ द बॉल्स हैव इक्वल मास एंड चार्ज, तो मान लिया कि इसका मास m है और चार्ज q है, बाद में ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी तो। ठीक है, बोथ द बॉल्स हैव मास m एंड मान लिया और चार्ज मान लिया q। ओके, इन इक्विलिब्रियम, आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट में जब नहीं कुछ होगा, चार्ज है तो रिपल्सन होगा, दोनों फैल के कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा, जहाँ पे यहाँ पर जो टेंशन आएगा उसका वर्टिकल कंपोनेंट mg को बैलेंस कर लेगा और ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट TA sin थीटा इस फोर्स ऑफ रिपल्सन को बैलेंस कर लेगा, है ना, कहीं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगा। अच्छा, यहीं पे मैं आपको बोलूं कि अगर ये चीज वैक्यूम में होती तब, तो वैक्यूम में होता तो ये mg नहीं होता आपका, ठीक है, और ये आपको फिर क्या होगा, ये TA cos थीटा होता, लेकिन ये mg नहीं होता। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट तो हमेशा होता है आपके पास, तो ये क्या होता है कि हमेशा ऊपर की तरफ ये चलता जाता और दोनों स्ट्रिंग जो है 180 पे जाकर के फैल जाता। ठीक है, तब जाकर के वो टेंशन एक दूसरे को कैंसिल करता, वहां जाके इक्विलिब्रियम आता। मतलब चार्जेस है ना, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहेगा, तो अगर वैक्यूम में पूछता तब तो ये यहाँ चला जाएगा, लेकिन अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड में काम कर रहे हो तो mg तो लगता है ना, तो इस mg की वजह से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही जा पाएगा, बहुत ज्यादा आगे नहीं जा पाएगा, डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ Fa। ओके, कितना फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है उस हिसाब से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इन इक्विलिब्रियम, इच इक्विलिब्रियम कहने का मतलब यहाँ पे कहता है क्या, इच स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा। कुछ बनाया कहाँ से, वर्टिकल से, तो हमने वर्टिकल से, देखिए ये भी थीटा हो गया, वर्टिकल से ये भी थीटा हो गया, बना दिया। नाउ बोथ द बॉल्स आर इमर्ज्ड इन ए लिक्विड, कहा कि अब सेकंड केस में क्या करते हैं कि इसको किसी लिक्विड में डाल देते हैं। ओके, और उस लिक्विड की डेंसिटी देखो दे रखा है इसमें सिग्मा, पढ़ो। नाउ बोथ द बॉल्स आर इमर्ज्ड इन ए लिक्विड, एज ए रिजल्ट द एंगल थीटा, अभी जो यहाँ थीटा बन रहा था, डज नॉट चेंज, कहता है कि उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, जो इतना एंगल यहाँ पे था उतना ही एंगल यहाँ भी बन रहा है। मतलब आप एयर में ऐसे किए थे, ये वाला इतने थीटा पे था, आप इसको किसी लिक्विड में लेकर चले गए तो पता चल रहा है कि वहां भी वही थीटा आ रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो बोलता है कि बताओ फिर, अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मैं सिग्मा कह दूं, जैसा कि यहाँ कह दिया डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज सिग्मा, तो कहता है फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड। तो के मान लिया मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, वही एप्सिलॉन आर जो बताया था, रिलेटिव परमिटिविटी, वही है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ नॉर्मली के से ही दिखाते हैं, तो के मान लिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड। ओके, तो कहता है कि फिर उसको जरा फाइंड कीजिए इन टर्म्स ऑफ यही जो दो क्वांटिटी दिया हुआ है, रो एंड सिग्मा। ठीक है, तो चलिए कैसे करना है। तो ये हो गया एयर में सिचुएशन, आपने देखा, तो हालांकि ये वाला एफबीडी इधर भी बना सकते हैं, लेकिन इक्वेशन तो हमको किसी एक को ही देख के लिख देना है, तो हमने इस पर आपको उसी तरह से इक्वेशन बना दिया। TA sin थीटा बैलेंस किया FA को, TA cos थीटा बैलेंस किया mg को, डिवाइड किया tan थीटा FA बाय mg, और इधर भी हम निकालेंगे tan थीटा। तो यहाँ भी जब आप लिक्विड में इसको लेके चले गए तो कहता है ये थीटा को चेंज नहीं करना है, ठीक है, वही थीटा पे रख दी। लेकिन क्या होगा लिक्विड में, अब जो यहाँ पे एफबीडी आप बनाओगे, इसमें जरा ध्यान से देखो, अभी यहाँ पे एयर में जो लग रहा था FA, अब यहाँ पे देखो जब थीटा वही है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी वही रहेगा, सिंपल, क्योंकि जो भी लेंथ था यहाँ वो लेंथ तो चेंज होने वाला है नहीं। तो जो एंगल यहाँ पे बना है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो डिस्टेंस आपको यहाँ नजर आ रहा है इस एंगल के साथ, तो वही डिस्टेंस यहाँ भी नजर आएगा उस एंगल के साथ, मतलब एकदम आइडेंटिकल ट्रायंगल बन जाएंगे आपको, एकदम जैसा ये था वैसा ही ये बन जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से ये डिस्टेंस इसके बराबर होगी। तो यहाँ पर अगर हम एयर में FA दिखा रहे हैं तो किसी लिक्विड में क्या बताया था, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना भी होगा उतना टाइम कम हो जाएगा, तो यहाँ जो भी फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा वो FA बाई K हो गया, सिंपल, FA बाई K हो गया। ओके, अब उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जो टेंशन आपको आ रहा है ना, वो टेंशन भी इससे अलग होगा। यहाँ पर टेंशन इन एयर TA था, यहाँ पर कुछ हो गया TL। ओके, ये दोनों चीजें चेंज कर जाएगी, याद रखिएगा, यहाँ पर FA बाई K हो जाएगा और यहाँ पर टेंशन बदल के कुछ TL हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज और लगेगा आपको, क्या आपको लगेगा यहाँ पे बायंसी फोर्स। बायंसी फोर्स पढ़ाया था आपको, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द सबस्टांस, इसी पे लगेगा, दोनों पे दिखा रहे हैं कि साइड, तो वॉल्यूम ऑफ द सबस्टांस
इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जो कि आपको क्या दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड सिग्मा दिया हुआ है, तो सिग्मा और इनटू जी, ये लगता है बायनेंसी फोर्स। तो V सिग्मा जी, तो वो लग गया यहाँ पे। तो V मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, मास बाय डेंसिटी, तो मास हो गया m और बाय डेंसिटी ऑफ द बॉल, तो बॉल की डेंसिटी थी रो, जैसा क्वेश्चन में दिया वैसा रख लिया, तो m बाय रो और फिर आपको सिग्मा इंटू जी, तो ये हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। mg पहले लिख दिया, फिर लिख दिया सिग्मा बाई रो, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी TL था तो TL cos थीटा ऊपर चला गया, वो रह गया, और इसका TL sin थीटा इधर आ गया बैलेंस करने को। तो यहाँ भी उसी तरह इक्वेशन बनाएंगे। तो पहले जरा देखिए, TL cos थीटा प्लस mg सिग्मा बाय रो मिल के बराबर हो जाएगा किसके, mg के हो जाएगा। देखो टोटल अपवर्ड इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड, तो TL cos थीटा प्लस mg सिग्मा बाय रो है ना, इक्वल टू mg हो गया ना। तो फिर TL cos थीटा कितना हो गया, mg इंटू ये वाला इधर इधर ले जाइएगा, तो फिर क्या होगा 1 माइनस सिग्मा बाय रो आ जाएगा ना माइनस करके, ठीक। तो TL cos थीटा निकल गया, और इधर से TL sin थीटा आपके पास है, TL sin थीटा जी FA बाय के। अब इसको फिर से डिवाइड करेंगे, tan थीटा निकाल लेंगे, tan थीटा निकल गया मेरा FA बाय के, और ये डिवाइड में आ गया mg, और ये इतना आ गया, ठीक। ये हो गया मेरा नंबर 2, और नंबर 1 क्या था, tan थीटा, ठीक है, FA बाय mg। अब आपने कहा कि दोनों तो tan थीटा ही है, तो आपको राइट साइड दोनों इक्वल कर दे बराबर, तो कर दीजिए FA बाय mg फ्रॉम 1 and 2 इक्वल टू FA बाय के mg इंटू 1 माइनस सिग्मा बाय रो, है ना। अब यहाँ पे कैंसिलेशन कर लीजिए, FA mg ये सब खत्म हो गया। अब k इंटू इतना अपना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 आ गया, तो k निकल गया यहाँ से, या तो इस फॉर्म में लिख दो 1/1 माइनस सिग्मा बाय रो, या फिर इसको एलसीएम लेकर के रो को ऊपर कर दो, रो अपॉन रो माइनस सिग्मा, है ना। तो आपको ये ऑप्शन भी दिख सकता है, ये ऑप्शन भी दिख सकता है। तो ऐसा केस जैसे ही दिखाई दे आप एकदम से समझ जाइए k की वैल्यू अगर यहाँ पे पूछ रहा है तो उसका आपको याद रखना है रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। जहाँ रो हो गया डेंसिटी ऑफ द वॉल, डेंसिटी ऑफ द वॉल 2 बार आएगा, और एक बार आएगा आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो माइनस होगा, सिंपल वही वैल्यू हो जाएगी k की, अगर यहाँ पे एंगल सेम हो तो कई बार ये सेम क्वेश्चन आपको कई जगह रिपीटेड मिलेगा, तो अच्छी तरह सॉल्यूशन समझ लेंगे, और आंसर को भी जहाँ तक हो सके याद रखिएगा। बाकी कैसे हुआ मैंने समझा दिया है, एक बार हो सके तो खुद से बना लेना है, ओके। चलिए ऐसे ही और कुछ मज़ेदार क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, तो आइए एक बहुत ही अच्छे सवाल की ओर आते हैं। ये सवाल भी है जो अक्सर आपको परेशान करेगा, यहाँ वहाँ है कुछ नहीं, सिंपल सा एप्लीकेशन है और थोड़ा सा कैलकुलेशन है। सवाल समझिए पहले, कहता है 2 आइडेंटिकल हीलियम फिल्ड बैलून्स हैं A एंड B, यहाँ पर A और B मैंने बनाया, इनको बांध दिया गया है टू ए वेट ऑफ 5 ग्राम, यहाँ पर एक वेट दिया गया है 5 ग्राम का, बाय थ्रेड्स, रस्सी के द्वारा बांध दिया गया, फ्लोट्स इन इक्विलिब्रियम, ये कहता है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, एज सोन इन फिगर। मतलब इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ कि अब ये ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, ना दाएं ना बाएं, अपनी जगह पर हवा में कहीं पर स्थिर है। कैलकुलेट द चार्ज ऑन इच बैलून्स, कहता है इन इच बैलून पर कुछ चार्ज बताइए, एज्यूमिंग दैट दे कैरी इक्वल चार्जेस, ठीक है। तो इन पर जो चार्जेस है मान लीजिए कि हम उसको क्यू चार्ज मानते हैं, अगर चार्ज नहीं होता तो दोनों क्या होता, एकदम पास पास होता, लेकिन अभी चार्ज है इसलिए थोड़ा सेपरेटेड है, मतलब ये और ये आपस में फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पर, तो ये मान लिया कि F फोर्स लग रहा है इस तरह से, है ना, बैलेंस कर। और हीलियम फील्ड बैलून है तो कुछ बायनेंसी फोर्स भी लग रहा होगा ऊपर की ओर, और चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है कि अपवर्ड फोर्स जितना भी टोटल लग रहा है इस पूरे सिस्टम पर वो इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स है। बैलून का अपना मास नहीं लेना है, ठीक है, तो इसमें जो भी लग रहा है ऊपर का वो नीचे के बराबर है, तो नीचे कितना है W, और ये दोनों आइडेंटिकल है, तो W/2 आपको ऊपर की तरफ लग जाएगा, सिंपल, तभी इक्विलिब्रियम आएगा। नहीं तो अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ऊपर की ओर एक्सेलरेटेड हो जाएगा, वैसा है नहीं, तो ये बात हो गई। तो कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच बैलून्स, एज्यूम दैट दे कैरी इक्वल चार्जेस, तो हमने क्यों मान लिया। अब कहता है क्या कि इसमें फिगर में आपको ये दूरी दिया हुआ है, ए बी के बीच की डिस्टेंस 0.6 मीटर आपको ये दिया हुआ था, ठीक है। अच्छा यहाँ क्वेश्चन में ये भी कह सकता था, इक्विलिब्रियम बोल ही दिया है तो इसका मतलब ये भी कह सकता था कि या तो ये रेस्ट में, या तो ये अगर मूव भी कर रहा होगा ऊपर तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर भी मूव कर सकता है, और कभी किसी कंडीशन में नीचे भी मूव कर सकता है, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से, ओके। कांस्टेंट वेलोसिटी का ही मतलब होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब नेट फोर्स 0। चलो तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है एक बार लिख देते हैं। OA, तो O देखिए यहाँ पे ये वाला मास अटैच था 5 ग्राम का, यही W हो गया आपका mg, ठीक है। तो OA, O से लेकर के A तक के बीच की दूरी वो दिया हुआ है 1 मीटर, ये क्वेश्चन में ही कह रहा है आपको 1 मीटर का है। AB जो यहाँ से यहाँ है 0.6 मीटर का है।
अभी देखो मिड पॉइंट हो गया, ये बिल्कुल आइडेंटिकल सिचुएशन है, सो मिड पॉइंट लेंगे तो ए सी बराबर बी सी, ए सी बी सी हो गया कितना, आधा, 0.3 हो जाएगा, ठीक है, 0.6 का आधा। हमें जरूरत पड़ेगी ओ सी की, ओ से लेकर सी तक की दूरी की। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल देखते हुए आराम से निकाल सकते हैं, रूट अंडर हाइपोटेनियस का स्क्वायर, चाहे इधर से कर लो, ओ ए स्क्वायर और माइनस आपका हो जाएगा ये वाला ए सी का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 स्क्वायर माइनस 0.3 का स्क्वायर, 1 माइनस 0.09, सॉल्व करेंगे ये इतना आ रहा है। ये छोटा सा एक कैलकुलेशन आ गया यहाँ पे, तो इसको आप सॉल्व करेंगे आपको ये मिलेगा, ठीक है। दूसरा आप क्या करना है काम, सो देखो यहाँ पर ये वाला जो ट्रायंगल बन गया, यहाँ पे मैंने इसको और इसको थीटा मान लिया है ना, आइडेंटिकल सिचुएशन है तो दोनों तरफ थीटा ही होगा। साइन थीटा निकाल लो, साइन थीटा क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या था, बीसी था, बीसी अपॉन हाइपोटेनियस क्या था, 1 मीटर दिया हुआ था, ये हो गया, तो साइन थीटा इज बीसी। उसी तरह कॉस थीटा निकाल लो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या था, ओसी जो आपने निकाला, तो ओसी, ठीक है। तो बीसी और ओसी आपके पास है, जरूरत पड़ने पर यूज करेंगे। कहाँ जरूरत पड़ेगी, सो देखो किसी भी एक बैलून के इक्विलिब्रियम को देखो आप, यहाँ पर ये वाला पॉइंट लिया, देखो यहाँ फोर्स लग रहा है आपका, हालांकि ओवरऑल लग रहा है, तो इसका एफबीटी बना रहे हैं हम लोग बैलून का, फोर्स लगा है इधर, ठीक है, ऊपर की ओर W/2, और ये एक टेंशन, ठीक है, ये रस्सी का टेंशन, ठीक, ऐसे आ गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखो आगे जो इक्वेशन लिखा गया है वो किस आधार पर लिखा गया है, तो आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं मैं लामीज थ्योरम का, ठीक है। लामीज थ्योरम अगर आपने पढ़ा हो तो 3 फोर्सेस अगर किसी बॉडी पर काम करे और बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, तो आपने पढ़ा है कि फोर्स एंड डिवाइडेड बाय अपोजिट का एंगल साइन लगा के, ठीक है। F1 बाय, जैसे आपको फिर से याद दिलाऊं, 3 फोर्सेस आपने पढ़ा था वेक्टर में, आपने खास करके पढ़ा होगा, या फोर्स वाले टॉपिक में भी लैमिस थ्योरम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लैमिस थ्योरम, ठीक है। इसको यूज अप्लाई करेंगे थोड़ा तो आसानी से थोड़ा सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या बताया गया कि जैसे अगर ये एंगल अल्फा हो, है ना, ये एंगल अगर बीटा हो और ये एंगल गामा हो, तो फोर्स F1 और अपोजिट का एंगल के साथ साइन, तो F1 बाय साइन अल्फा, ये इक्वल हो जाएगा F2 बाय अपोजिट का एंगल का साइन के साथ साइन बीटा, और उसी तरह से अगर जरूरत पड़ी तो F3 बाय साइन गामा। इसी को क्या बोलते हैं, लैमिस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ भी मुझे क्या दिख रहा है, इस बैलून पर 3 फोर्स काम कर रहे हैं, एक फोर्स ऑफ रिपल्सन F, एक ऊपर का जो अपवर्ड फोर्स है W/2, और जो एक इस तरफ का T, टेंशन इन द थ्रेड, ये हो गया। और हमने इसको थीटा मान लिया था, तो यहाँ भी अगर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो ये एंगल क्या बन जाएगा, अल्टरनेट एंगल में थीटा बन जाएगा ना, वही थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, F अपॉन अपोजिट का एंगल, मतलब इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, ये वाला एंगल। तो ये चूंकि पहले से थीटा था, तो ये वाला यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, ठीक है। क्योंकि ये पूरा मिला के 180 होता है, इसमें थीटा माइनस कर दो तो ये एंगल बन जाएगा 180 माइनस थीटा, उसी को वहाँ लिख दिया, F अपॉन साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, ठीक है। और उसके बाद ये वाला उठाओ, W/2 ऊपर का फोर्स डिवाइड बाय अपोजिट का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल तो यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये तो यहाँ से यहाँ 90 हो गया सीधा सीधा, और उसके बाद प्लस थीटा ये वाला, ठीक है। तो ये वाला जो नीचे का एंगल टोटल का टोटल हो गया 90 प्लस थीटा, तो वहाँ पर लिख देंगे साइन 90 प्लस थीटा, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होगा ना कि सारी वैल्यूज मालूम है, और F में ही आपको Q मिलेगा, वही एक अकेला अननोन होगा जिसको आप फिर सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है आपके लिए, एक बार जल्दी देख लें कैसे कैसे हुआ है। तो साइन 180 माइनस थीटा इज ऑफकोर्स साइन थीटा, आपको बताया गया है कि 180 रहे तो साइन साइन ही रहता है, साइन थीटा ही रहेगा, और 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही रहता है, सो साइन थीटा। और यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा, तो ये बन जाएगा साइन 90 देख करके कॉस बन जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, सो पॉजिटिव ही रहेगा, सो कॉस थीटा। अब ये 2 में नीचे ले आया तो W/2 कॉस थीटा, सो F बाय साइन थीटा इक्वल टू W/2 कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सो देखो आप साइन थीटा को हमने निकाल के रखा था BC, कॉस थीटा निकाल के रखा था OC, तो साइन थीटा BC हो गया, कॉस थीटा OC हो गया, क्लियर। अब BC और OC की वैल्यू भी मालूम कर रखी थी सर पहले, BC 0.3 और OC 0.954, ठीक है, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। W की वैल्यू mg जो भी है रख दिया, और m का देखो मान दिया हुआ है 5 ग्राम, तो 5 ग्राम तो 5 × 10⁻³ g हो गया 10 आपका, तो F बाय BC का मान 0.3 रख दिया, और ये mg वगैरह रख दिया, और 2 हो गया, और ये 0.954,
इनको फिर मैं सॉल्व करते चला गया, यहाँ से एफ आपको निकल के आ गया, ठीक है। अब एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 जिसकी वैल्यू होगी 9 और दोनों चार्जेस का मल्टीपल तो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर 0.6 का स्क्वायर, ठीक है। देख सकते हो आप एक ही अननोन क्यू है, तो इसी को जब आप सॉल्व करते हो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो आपको फाइनली मिलता है 5.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, 5.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। इसको आपको अगर कोई ऑप्शन वाला होगा तो 56 अगर मैं कहूँ तो 10⁻⁻6 तो माइक्रो 56 माइक्रो कूलम भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, ठीक है। तो चूंकि इस सवाल में थोड़ा सा कैलकुलेशंस आ जाता है, तो आप ऐसे सवाल को जब भी देखिए तो डायरेक्ट आंसर याद रखिए, क्योंकि ये सारे सवाल जो है आईआईटी में पूछा हुआ है, तो आपको कभी भी डायरेक्ट डेटा के साथ ही रिपीट करता है। तो जहाँ ही आपको इस तरह का डेटा मिल गया, 5 ग्राम यहाँ पे मिल गया, तो आपको सीधा आंसर ध्यान में रखना होगा, हाँ भाई हमने कहीं पर ये चीज़ देख रखी है, कर रखी है, तो 56 माइक्रो कूलम, ओके। क्योंकि ये सब हर सवाल में, हर असाइनमेंट में और जहाँ तहाँ आप टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको लगातार पूछता ही रहता है। सो एक बार हमने यहाँ आपको सॉल्व करके दिखा दिया, इसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट्स थे सो बता दिया। आइए कुछ क्वेश्चंस और जरा इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो एक और फेमस प्रॉब्लम है आपके सामने, और ये भी नीट में पूछा हुआ है और बहुत पहले आईआईटी में भी पूछा हुआ था। तो ध्यान दीजिए क्या है, 2 पिथ बॉल्स होता है छोटा सा हल्का सा लाइट वेट बॉल जो चार्ज आसानी से पिक कर लेता है। तो 2 पिथ बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस जैसे क्योंकि मान लिया हमने, आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग के साथ लटका हुआ है, ऑफ इक्वल लेंथ, है ना, इक्वल लेंथ हो गया एल मान के चलो आप। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर, तो देख रहे हैं आप आर हो गया। अब क्या कहता है कि नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ दी हाइट, अभी हाइट आपको दिया हुआ था y, अभी कहता है क्या कि इसको जो है ना ऐसे करके पकड़ते हुए चले आओ, दोनों को क्लैम्प करते 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 एकदम आधे तक ले आओ, मतलब y/2 ही अब हाइट बचेगी। कहता है कि वहां तक अब आपने अगर क्लैम्प कर दिया स्ट्रिंग को पकड़ते हुए, तो अब बताना है हमको हाफ दी हाइट द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स नाउ बिकम। तो ये यहाँ पर जो है ना, ये क्लैंपिंग जो है ना वो यहाँ पर की गई है। कहने का मतलब हुआ कि ये लेंथ अभी भी आपको ना वो L ही रखना होगा, ठीक है, L ही रखना होगा। L नहीं, L नहीं भी रख सकते हो, आपको चलेगा काम। क्यों, जरा ध्यान से देखिएगा। आप अगर क्लैंपिंग की बात कर रहे हैं तो ये जैसे यहाँ से पकड़ के ला रहे और यहाँ तक छोड़ दिए, तो चलिए कुछ भी लेंथ होगा तो इसको मैं L डैश कर देता हूँ, ठीक है। आगे देखेंगे इससे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं, ठीक है। L डैश कर देते हैं फिलहाल, तो लेंथ मान लो थोड़ा सा कम हो गया होगा तो हमने ऐसे कर लिया। अच्छा, डेफिनेटली क्या होगा कि ये आपको y/2 हो जाएगा, ये ही आपको क्वेश्चन में दिया हुआ कि पहले ये y था अभी हो गया y/2, और ये लेंथ कुछ नया लेंथ चलो मान लेते हैं, अगर आना होगा तो बाद में L के बराबर आए चाहे उससे कम आए, उससे मतलब नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये डिस्टेंस जो है ना ये जरूर चेंज होगा, अभी जो ये r था अब वो r नहीं होगा, कुछ r डैश हो जाएगा, ठीक है, अब कुछ ना कुछ बदल जाएगा। तो वही पूछ रहा है आपसे कि जो नया वाला डिस्टेंस बदलेगा ना ये r डैश, वो बताइए क्या होगा, ओके। चलिए तो कैसे करना है आपको, तो ये फिगर में तो बड़ा सिंपल था, पहले से ही करते आ रहे हैं आप। चार्ज रिपल्सन हो गया, इधर टेंशन हो गया, टी कॉस थीटा हो गया, टी साइन थीटा हो गया, ऊपर वाला नीचे वाला बराबर करना है, दाएं बाएं बराबर करना है, तो ऐसे इक्वेशन आ जाएगा। टी साइन थीटा एफ, टी कॉस थीटा आपका एम जी, डिवाइड करेंगे टेन थीटा आएगा एफ बाई एम जी। अब टेन थीटा को देखो ध्यान से क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, एल से कोई मतलब नहीं होगा। तो परपेंडिकुलर के नाम पे आ गया r/2, बेस के नाम पे आ गया y, है ना। बाकी f हो गया k कांस्टेंट वाला वैल्यू, और उसके बाद q² डिवाइड बाय r², है ना, और mg तो mg था। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये rq निकाल लिया, rq बराबर 2k q² y बाई mg, ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब आपने इस तरह के फिगर में इसको ले आए आप, तो यहाँ पर भी उसी तरह से देखो, यहाँ पर आप जो भी, चूंकि आपका ये वाला डिस्टेंस चेंज हुआ है तो आपका यहाँ पर फोर्स भी चेंज हो जाएगा, एफ डैश लग गया, टेंशन भी चेंज हो जाएगा, टी डैश लग गया, तो और एंगल भी चेंज हो गया, ठीक है। आप चूंकि यहाँ से दबा के ला रहे हो तो फिर चेंज तो होगा ही। तो ये हो गया टी डैश कॉस फाई और इधर हो गया टी डैश साइन फाई एफ डैश एम जी, उसी तरह से। तो उसी तरह से टी डैश साइन फाई एफ डैश के बराबर, टी डैश कॉस फाई एम जी के बराबर, ये तो रहेगा। अब डिवाइड किया, टेन फाई हो गया एफ डैश बाई एम जी। अब टेन फाई यहाँ पे क्या लिखना है, टेन फाई हमको लिखना है ये परपेंडिकुलर r डैश बाई 2 डिवाइडेड बाय y/2, ये तो डेफिनेट है ना ये दोनों, ठीक है।
तो एल अगर आपका चेंज भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ इक्वेशन में कहीं पर उसका यूज ही नहीं है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि r डैश बाई 2 और इधर हो गया आपका y बाई 2। क्यों 10 लिखना था ना, r डैश बाई 2 और ये था आपका y बाई 2, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो ये हो गया 2 2 कट गया, आपका r डैश का क्यूब, देखिए r डैश का स्क्वायर यहाँ पर था, इधर ले आए, r डैश का क्यूब हो गया, फिर k क्यू स्क्वायर इंटू वाई बाई एम जी आ गया, ये नंबर 2 हो गया, और इधर किए थे r क्यूब नंबर 1। अब बस क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो 2/1 से आप क्या लिख सकते हैं, r डैश का क्यूब बाय r का क्यूब, r डैश जो भी था यहाँ पे रखिए, r क्यूब जो भी था यहाँ पे रखिए, और कैंसिलेशन कीजिएगा, आपको आ जाएगा हाफ, ठीक है। जैसे ये आ गया, ये क्यूब क्यूब था तो होल क्यूब कर दीजिए, इधर हाफ था, ये क्यूब नीचे जाएगा, तो 2 की पावर आ जाएगा यहाँ पे 1/3, क्योंकि 1 का कुछ भी पावर होगा 1 ही रहेगा, और 2 का पावर हो जाएगा यहाँ पे 1/3। इसी को आप लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ 2। तो r डैश इक्वल टू r अपॉन क्यूब रूट ऑफ 2, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो थोड़ा सा तो बढ़ेगा जरूर r से, और वो कितना हो जाएगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की बात हो जाएगी। r डैश, अच्छा हाँ सॉरी, r डैश बढ़ा या घटा, इसको कैसे पता लगाओगे, तो इसके लिए तो हमें ये वैल्यू देखनी पड़ेगी ना कि 2 की पावर 1/3 कितना होता है, ठीक है। तो देखो 2 की पावर 1/3, 2 की पावर हाफ जैसे होता है 1.414, तो इसको अगर आप कहीं से पता लगा पाओ तो मुझे लगता है कि ये 1 से तो बड़ा ही होगा। 2 टू दी पावर 1/3 जो है ये 1 से बड़ा अगर है तो ये आप थोड़ा चेक कर लेना। फिलहाल मैं इसको सही मान रहा हूँ, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा करके दोनों साइड से हम लोग इसको बाद में कभी चेक कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम ये मान के चलते हैं कि ये जो है आपका 1 से बड़ा है। तो अगर 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ा से भाग लगेगा तो क्या होगा, r डैश कम हो जाएगा ना। हाँ, तो फिगर में थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा कम, चूंकि ये क्लैंप करके ऐसे करके लाए हो तो यहाँ पर ये थोड़ा कम ही बचेगा फैलने के लिए, तो ये r थोड़ा सा कम हो जाएगा, r डैश थोड़ा कम ही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे नीट में ये भी पूछ सकता है, बताइए कम होगा कि ज़्यादा होगा, और कितना होगा, तो वो जवाब अब आपके सामने है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, r अपॉन ये वाला क्यूब रूट ऑफ 2। तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, और इसको आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूँ कि इसको आप खुद ही चेक करेंगे कि 2 की पावर 1/3 1 से अधिक है या कम है, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, अगर मैं थोड़ा सा हिंट करूँ तो एक काम करना कि दोनों साइड अगर आप लॉगरिथम वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो, है ना, लॉगरिथम वगैरह अगर इस्तेमाल करोगे तो फिर वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। तो दोनों साइड लॉग लोगे, पावर नीचे आ जाएगा, उसके हिसाब से भी चेक कर सकते हो, या फिर कुछ और मैथमेटिक्स लगाओगे। तो चलिए आप पे छोड़ता हूँ मैं, 2 की पावर 1/3 1 से बड़ा है या छोटा है, ये आपको ढूंढना है, ठीक है, ये आपको ढूंढना है, साबित करना है कैसे, और ये करके अगर हो सके तो कमेंट में आपको चलिए बताना है, आपके लिए होमवर्क हो गया। नहीं होगा तो बताना, मैं अलग से किसी और वीडियो में बता दूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ तक इस क्वेश्चन में हो गया आपका, ये वाला ऐसे था, इसको ऐसे करके लाए, आधा तक क्लैंप कर दिया, बाकी बचा हुआ को छोड़ दिए, तो ये अल्टीमेटली हो गया कि थोड़ा सा इधर आ जाएगा, और उसके बाद वो वैल्यू बतानी है कि वो r डैश क्या होगा इन टर्म्स ऑफ r। तो हमने जो भी कैलकुलेशन यहाँ पे कर रखा उसी तरह से यहाँ पे tan phi निकाल लिया, यहाँ पे tan थीटा निकाल लिया, और जब दोनों को डिवाइड करके देखते हैं तो वैल्यू जो होती है आपकी ये क्यूब रूट ऑफ 2 के हिसाब से r अपॉन क्यूब रूट ऑफ 2 ये बन जाती है, ठीक है। और वैसे कैलकुलेटर में अगर आपके पास होगा क्यूब रूट तो वहाँ से भी चलो चेक करके देख लेना, ठीक है, तो वो 1 से बड़ा ही आता है, ठीक है। तो ये सारा हो गया क्वेश्चंस आपका, अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो इन सबको थोड़ा अच्छे से देख लेना है। तो क्वेश्चंस तो लगभग आपके हो गए। अब एक और एग्जांपल अब आपको यहाँ पे छोटा सा बचता है कूलम्स लॉ में, फटाफट उसको भी देख लो। तो इसको हम कह रहे हैं केस 4, ठीक है, केस 4। तो केस 4 में क्या होगा, इसमें हम लेते हैं केस ऑफ लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर थोड़ा अच्छे से समझिएगा, और ये सेम चीज आपको जब आगे का कॉन्सेप्ट फील्ड आएगा तो उसमें भी अब आपको जरूरत पड़ेगी इस कॉन्सेप्ट की। तो इसमें क्या हो गया कि जैसे कि एक रॉड ले लिया हमने, या इनफाइनाइट लेंथ का आपको दिया हुआ रहेगा जैसा भी है, ये इस तरह का आपका एक रॉड हो गया। चलिए हम इनफाइनाइट लेंथ का ही ले लेते हैं, वही आपसे अक्सर पूछता है, अगर पूछा तो ठीक है, आईटी में तो पूछता रहता है, नीट में भी कभी कभी रिपीट हो सकता है। और यहाँ पर कहा एक हो गया पॉइंट चार्ज, ओके। तो ये है आपका पॉइंट चार्ज, लेकिन ये हो गया लीनियर चार्ज। इसमें आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखा है वो लेमडा, मतलब कि 1 यूनिट लेंथ है तो उस पर चार्ज आपको आ गया लेमडा। लेमडा इज लीनियर
चार्ज डेंसिटी, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि एक यूनिट लेंथ, 1 मीटर का लेंथ है, अगर ऐसा सिस्टम बात करो तो उस पर कितना चार्ज है वो आपको लैम्डा के रूप में दिया हुआ है। ओके, चार्ज अपॉन लेंथ, ओके, ये दिया हुआ। अब कहते हैं बताइए इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना होगा। तो डायरेक्ट कूलम लॉ के हिसाब से आप नहीं लगा सकते यहाँ पे कि, क्योंकि ये तो पॉइंट चार्ज है नहीं, वो जरूर है, ये नहीं है। तो करना क्या है, यहाँ पे एलिमेंट्री मेथड का आपको हेल्प लेना पड़ेगा। आपको यहाँ से आके लेना पड़ेगा। अगर आपने मेरे से ग्रेविटेशन वाला पार्ट पढ़ाई किया है तो उसमें जरूर इस तरह का काम किया हुआ है आपका, सो ध्यान देंगे। तो यहाँ से x डिस्टेंस पर dx लेंथ ले लेना है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका dq चार्ज, और ये dq को फिर क्या लिखेंगे, लेमडा इंटू डी एक्स, सिंपल लेमडा इंटू डी एक्स। क्योंकि देखो लेमडा अगर टोटल चार्ज पता होता तो टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, नहीं तो एलिमेंट्री चार्ज बाय एलिमेंट्री लेंथ। तो dq निकालना होगा तो क्या करोगे, एलिमेंट्री कैलकुलेशन में लेमडा इंटू डी एल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो अब ये जो एलिमेंट्री चार्ज है ना, ये बहुत ही छोटा चार्ज है। बहुत ही छोटा कहने का मतलब अब इसको पॉइंट चार्ज माना जा सकता है। तो इस एलिमेंट्री चार्ज और इस चार्ज के बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आएगा उसको डीएफ कह रहे हैं, और उनके बीच अब आप कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये भी एलिमेंट्री चार्ज लाइक ए पॉइंट चार्ज, और ये तो पहले से ही पॉइंट चार्ज है। सो क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट के इंटू डी क्यू इंटू दैट क्यू एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ये रह जाएगा। और आपको टोटल फोर्स चाहिए था ना, तो क्या करोगे, इसी का इंटीग्रेशन करना हो, राइट। मतलब इसका इंटीग्रेशन के और डी क्यू को लिख देना लेमडा इंटू डी एक्स, और उसके बाद स्मॉल क्यू और एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इनमें से कॉन्स्टेंट्स को बाहर करो, के लेमडा स्मॉल क्यू सब बाहर आएंगे, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर आपका अंदर रह जाएगा। और आपको फिर लिमिट चढ़ानी पड़ेगी। तो लिमिट मतलब ये मटेरियल कहाँ से शुरू कहाँ पे खत्म। तो यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस आपको दिया रहेगा, ये मान लो r डिस्टेंस पर है, d डिस्टेंस पर, कुछ भी दे देगा। और इधर कहा मैंने जैसे इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो कहाँ से शुरू हुआ, r डिस्टेंस से शुरू हुआ, कहाँ तक गया, इन्फिनिटी तक। तो r से इन्फिनिटी। अगर कोई फिक्स लेंथ रहता, l रहता, तो r से l बिठा देते, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इन्फिनिटी वाला काम देखो, अगर आपको आसान पड़ेगा तो ये दे देगा, नहीं तो l वाला दे देगा, जैसा दे। प्रोसेस यही है। अब जरा इसको सॉल्व करेंगे। तो k हो गया, लेमडा हो गया, q हो गया। उसके बाद इसका अगर आप सॉल्व करो, बताया था आपको इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1/x² का डायरेक्ट याद रखना है, -1/x, ऐसा ही कुछ है। तो कैसे आता है, तो वो ऊपर लेके जाते हैं ना, चलो भूल गए तो एक बार फिर से दिखा दें। ऐसा होता है, x⁴n वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, -2 + 1 -2 + 1 दैट इज -1, है ना। तो -1/x, ये x⁻1 आ जाएगा, तो -1/x है ना। तो डायरेक्ट याद रखना है। तो ये हो गया -1/x और फिर r फिर इन्फिनिटी, सिंपल है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन इन्फिनिटी के केस में आसान पड़ता है, इसलिए ज़्यादातर इन्फिनिटी ही देता है। और अगर l देगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप l भी रख सकते हो, खैर। तो यहाँ पर जरा देखो, माइनस था तो बताया है आपको कि माइनस है तो पहले नीचे वाला रख देना, ठीक है। 1/r और फिर -1/∞, 1/∞ 0। तो k लेमडा स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, r। ये चीज़ आपका आंसर बन जाएगा, है ना, इस तरह से जाएगा। और वही बात कहा मैंने, अगर ये स्मॉल l होता तो यहाँ पे स्मॉल l कर देते, यहाँ स्मॉल l कर देते, 1/r - 1/l आ जाता, अपना फिर l सिंगल से कर सकते, ठीक है, एंड सो। तो इस तरह की बातें होती है। तो ये होता है एक्सियल पोजीशन, है ना। एक्सियल पोजीशन जो r डिस्टेंस पर है एक एंड से, उस पर नेट फोर्स की वैल्यू आ गई आपको। तो इस तरह के और भी केसेस आते हैं। और फील्ड वाला कॉन्सेप्ट जब पढ़ोगे आप, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की शुरुआत करेंगे। तो वहाँ भी आपको ये सब चीज़ें रिपीट होगी। फोर्स देखो, फोर्स बराबर होता है चार्ज इंटू फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अगर आपको फोर्स निकालने आ गया तो फील्ड अपने आप आ जाएगा फोर्स बाय चार्ज, और अगर आपको फील्ड निकालने आ गया तो बस चार्ज से गुना कर दो, निकल आएगा फोर्स। तो दोनों में काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी है। मतलब एक क्वांटिटी अगर आप निकाल सकते हैं तो दूसरा क्वांटिटी अपने आप मिल जाता है ना। तो फील्ड वाला कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा जनरल कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से, लेक्चर नंबर 6 से उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स तक जो है, अब आपको जहाँ भी सवाल मिले, जैसा भी सवाल मिले तो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से बनाइएगा। लेक्चर समझ में आ रहा है तो अच्छे से लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में थोड़ा बताते रहिए कैसा चल रहा है आपका पढ़ाई, ठीक है। तो यहाँ तक थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छे से, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।